हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हमने देखा हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं मौर्य वंश। हेलो दोस्तों, कल हमने मगध राज्य के उत्कर्ष के विषय में पढ़ा था, जिसे हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था कि हसीन मासुका सात। इसके माध्यम से हमने जाना किन किन राजाओं ने मगध राज्य पर शासन किया और उनके संस्थापक कौन थे। उनको हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि 20 में चंदा पे वास करेंगी। कौन करेंगी? हसीन मासुका सात। इससे वंश याद हो गए और इससे संस्थापक याद हो गए। हमने 3 वंशों के बारे में अध्ययन कर लिया था। हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग। और नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। आज दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। किसके विषय में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के विषय में, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो काल है दोस्तों, यह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। कितना है दोस्तों? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। इसको भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों। चंद्र बिंदु आजबंद। क्या दोस्तों? चंद्र बिंदु आजबंद। इससे क्या याद हो जाएगा? इससे याद हो जाएगा कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके किन किन राजाओं ने राज किया मौर्य साम्राज्य में। तो चंद्र से दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से हो जाएगा बिंदुसार, आद से अशोक, बंद से बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो उत्तराधिकारी है बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक, और जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक हैं वो दोस्तों हैं बृहदर्थ। वो हैं दोस्तों बृहदर्थ हैं। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? चाणक्य की सहायता से, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जा सकता है या कहते हैं, कि सहायता से धनानंद को मारकर, घनानंद या धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कब करता है? 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखें कि उनका जन्म, किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 3, 4, 5 बार हुआ। कितनी बार हुआ दोस्तों? 3, 4, 5 बार हुआ नहीं, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है कि उनका जन्म 3, 4, 5 बार हुआ। तो इससे क्या याद हो जाएगा? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। और वो राजगद्दी पर कब बैठे? 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या कहा जा सकता, क्या क्या कहते हैं? उनका सेंड्रोकोट्स कहा गया है, उनको चंद्रश्री भी कहा गया है, और प्रियदर्शन कहा गया है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनकी जो शादी है वो सेल्यूकस निकेटर, यूनान जो शासक थे, उनकी पुत्री कार्नेलिया से हुई दोस्तों। किससे हुई? कार्नेलिया से हुई। एक लेखक हैं विशाखा दत्त। क्या है दोस्तों? आगे पढ़ते हैं हम। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या है दोस्तों? मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त के लिए विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस में व्रीसल शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? व्रीसल शब्द का प्रयोग किया है। और जस्टिन ने, किसने? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया है। किसने? जस्टिन ने तो सेंड्रोकोट्स का किया है, और विशाखा दत्त जी ने व्रीसल शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है दोस्तों। किसके बीच होता है?
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है, उसका जो वर्णन है, युद्ध का क्या है वर्णन, किसने किया? उसका युद्ध का जो वर्णन है दोस्तों एपियानस ने किया। किसने किया? एपियानस ने। और यह युद्ध हुआ कब था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है, जिसका वर्णन कौन करता है? एपियानस करता है दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाता है। चंद्रगुप्त के साथ हुए युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और वह अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है और दहेज के रूप में 4 प्रांत, कितने दोस्तों? 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे देता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाऊ से, किन से दोस्तों? भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों और यह चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि इंडिका के लेखक कौन हैं, तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वह 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है दोस्तों, के श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई। किसके दौरान हुई दोस्तों? उपवास के दौरान चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला, बेलगोला कर्नाटक में। अब चंद्रगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा बिंदुसार आता है दोस्तों। कौन आता है? बिंदुसार आता है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा बिंदुसार। कितने में बैठा दोस्तों? 298 ईसा पूर्व में और 273 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इन्होंने शासन किया 273 ईसा पूर्व तक। इनका उपनाम है अमित्रघात, यानी शत्रु विनाशक भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? शत्रु विनाशक भी बोल सकते हैं। अब देख तो ऐसे आता है दोस्तों वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार कहा गया है। और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में तो भद्रसार या वारिसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनान का शासक था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है एंटियोकस। कौन है दोस्तों? एंटियोकस ने डाइमेकस को, किसको दोस्तों? डाइमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। यानी एंटियोकस ने अपना राजदूत किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। एक बार की बात है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से, किसे? एंटियोकस से यूनान की मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का संदेश दिया। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं तो भेज दी, किंतु तीसरी को यह कहकर भेजने से इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ दार्शनिक बेचने की प्रथा नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? दार्शनिक बेचने की प्रथा नहीं है। डाइमेकस को, किसको दोस्तों? डाइमेकस को, डाइमेकस राजदूत था ये। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है इनको। डाइमेकस को क्या माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है इनको। बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में टोलमी फिलाडेल्फ्स। कौन दोस्तों? टोलमी फिलाडेल्फ्स। यह मिस्र का राजदूत डायोनोसियस भी आया था।
कहीं पर अशोक भी दिया हुआ है। तो दो आए दोस्तों, एक तो डाइमेकस, कौन आया? डाइमेकस, जिसे आप मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। यह बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में आया था एंटियोकस का। और बिंदुसार है जो, बिंदुसार के दरबार में दूसरा जो आया था वह डायोनोसियस आया था। कौन आया था दोस्तों? डायोनोसियस। और एक कौन आया था? डाइमेकस। दो आए हैं, ये दो राजदूत हैं, एक है मिस्र का और एक है यूनान का एंटियोकस का दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मगध पर राज्य करते हैं। इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों 269 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। और 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। अशोक को क्या क्या नाम दिया गया है? प्रियदर्शी भी कहा गया है इन्हें, और देवा नाम प्रिय भी कहा गया है। क्या क्या? प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। और जो इनके पुत्र हैं महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इनको अशोक जी ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। राज्याभिषेक से पूर्व, किससे पूर्व दोस्तों? राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था या अवंती का राज्यपाल था। उज्जैन है क्या है? ये कैपिटल, ये राजधानी है किसकी? अवंती की दोस्तों। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी या उज्जैन। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें दोस्तों? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? मास्की और गुर्जरा अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों के अनुसार अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों के अनुसार अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने ही किया था दोस्तों। और 261 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके, कहाँ पर आक्रमण करके? कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त, किसे दोस्तों? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कितने भागों में बांटा जा सकता है? अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बोलेंगे शिलालेख, स्तंभलेख और गुह्यलेख या गुहालेख। जो शिलालेख हैं इनकी संख्या 14 है दोस्तों, और जो स्तंभलेख हैं इनकी संख्या 7 है, और ये केवल ब्राह्मी लिपि में है। और गुहालेख हैं जो अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, जो कहाँ पे है? गया या बिहार में है, 4 गुफाओं का वर्णन किया था। कितनी का किया था दोस्तों? 4 गुफाओं का वर्णन किया था। इसके विषय में बस इतना दे रखा है। और आगे फिर हम पढ़ते हैं अशोक अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में दिया है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी और अरमाइक लिपि के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिले हैं। और ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं। कहाँ से क्या मिला है दोस्तों? ग्रीक और अरमाइक भाषा या लिपि के जो अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं। और खरोष्टी लिपि के जो और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो मिले हैं पाकिस्तान से। और ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं वो भारत से मिले हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पादरेटी फैंथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने से, देखो यहाँ पे क्या था? ये शिलालेख है दोस्तों।
अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में तो खोज की थी फैनतेलर ने, और इसे पढ़ने में जो पहली बार सफलता हासिल की थी वो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने की थी दोस्तों। किसने? जेम्स प्रीसेप ने की थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, तो इसमें दे रखा है दोस्तों, जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी की गई है? पशु बलि की निंदा। दूसरे में क्या है? मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। और जो तीसरा शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे हर 5 वर्ष के बाद राज्य का दौरा करेंगे। इसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों की चर्चा है, यानी कि उच्च अधिकारियों के नाम है दोस्तों। और जो चौथा शिलालेख है इसमें धम्म की घोषणा के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? धम्म की घोषणा के बारे में। पांचवा है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवें में बताई गई है। और छठे में दोस्तों क्या बताया गया है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। छठे में क्या बताया है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवें और आठवें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? तीर्थ यात्राओं का वर्णन है अशोक की 7वें और 8वें शिलालेख में। और 9वें में क्या है दोस्तों? 9वें में शिष्टाचार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शिष्टाचार का। और 10वें अभिलेख में क्या है? शिलालेख में इसमें क्या है? आदेश देता है अशोक कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो राजा है और जो अधिकारी वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। और 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है दोस्तों? धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वां अभिलेख ये स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताता है। कौन सा अभिलेख है जो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताता है? तो वह 12वां है दोस्तों। और जो 13वां अभिलेख है वह कलिंग युद्ध का वर्णन बयान करता है। इसके बाद अशोक जी ने युद्धों का त्याग कर दिया था। और जो अंतिम और शिलालेख है वह 14वां शिलालेख है। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। अभी हमने शिलालेख पढ़े हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख, क्या दोस्तों? प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले से स्थापित किया। क्या किया दोस्तों? स्तंभ लेख को किसने? अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने। कहाँ से? इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। ये पहले कौशाम्बी में था। नेक्स्ट है टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसको क्या? फिरोज शाह तुगलक ने, इसने हिसार की और फतेहाबाद की स्थापना की थी। और इन्हें क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने इसने टोपरा से दिल्ली ले आया। ये क्या किया दोस्तों? इसने यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यह दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख को इस स्तंभ लेख को भी फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लेके आया। कहाँ से लेके आया दोस्तों? मेरठ से दिल्ली लेके आया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी दोस्तों। कितनी थी? 5। अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था दोस्तों। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। क्या? राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था दोस्तों। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। भारतीय समाज को मैगस्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण है कि तृतीय बौद्ध संगीति। क्या दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीति यह अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। पहली कब हुई थी? पहली 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और जो तृतीय है वह 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों।
और अशोक ने श्रीनगर एवं ललिता पाटन नामक 2 नगर बसाए। क्या किया अशोक ने श्रीनगर और ललिता पाटन, ये नेपाल में बसाए, इन्होंने 2 नगर बसाए। किसने? अशोक ने दोस्तों। और स्तूपों में अगर हम बात करें तो जो सांची का स्तूप है वह मौर्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। यानी सबसे अच्छा जो उदाहरण है सांची का स्तूप, वह मौर्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अशोक के स्तंभों में सारनाथ का जो स्तंभ है वह सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा स्तंभ? सारनाथ का स्तंभ है, जिसे भारत सरकार ने इसी स्तंभ के मस्तक को अपना राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया हुआ है। इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। यह देवनागरी में लिपि में लिखा गया है, उत्तीर्ण है। मौर्य काल में यह आ जाता है दोस्तों कभी कभी कि मौर्य काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के जो सिक्के हैं उनको कहा जाता था सुवर्ण, और जो चांदी के थे उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पण। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गस कहा जाता था दोस्तों। मौर्य काल में सोने के सिक्कों को सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को पण और तांबे के सिक्कों को गस कहा जाता था दोस्तों। अशोक ने ललिता पाटन का निर्माण नेपाल में किया और एक श्रीनगर का किया था। और एक और खासियत है, मौर्य काल में पॉलिश करने की कला भी उन्नति की चरम सीमा पर थी। क्या थी दोस्तों? उन्नति की चरम सीमा पर थी मौर्य काल में पॉलिश करने की कला। अब दोस्तों आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम है बृहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहद्रथ की जो हत्या है उसी का जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग। कौन दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक रहा? यह 322 से 185 ईसा पूर्व, मतलब 137 वर्षों तक रहा दोस्तों मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य हो गया है दोस्तों। कल हम आगे पढ़ेंगे कल दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें